हेलो एवरीवन, मेरे रूटीन लाइफ में मेरे एक रूटीन के डे में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बढ़िया मौसम है, बारिश वाला मौसम चल रहा है और मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। अर्ली मॉर्निंग है, राहिनी का टिफ़िन मैं बना रही हूँ और आपको तो पता ही होगा कि राहिनी को कटलेट्स कितने पसंद है। तो एवरीडे कटलेट नहीं होते हैं, लेकिन कटलेट हफ्ते में एक बार कम से कम उसे चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर वेजिटेबल कटलेट्स बनाए हैं। इसमें मैंने बीटरूट का यूज़ किया हुआ है। ऑलरेडी मैंने शेप दे दिया है, इन्हें मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग मैं लगाती हूँ, पहले भी काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो जो ब्रेकफास्ट सीरियल कॉर्नफ्लेक्स आते हैं उन्हें मैं मिक्सी में घुमा के एक डब्बे में डालकर अपने फ्रिज में रखती हूँ और जब चाहिए तब यूज़ कर लेती हूँ इस तरह के कटलेट्स की कोटिंग के लिए। इन कटलेट्स में मैं कॉर्नफ्लावर और मैदा भी यूज़ नहीं करती हूँ। कोटिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए जवार का आटा यूज़ करती हूँ। तो ये कटलेट्स बढ़िया से शैलो फ्राई हो गए हैं। एक्स्ट्रा ऑयल एब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है टिश्यू पेपर। थोड़ा सा इडली डोसा का बैटर बचा हुआ है जिससे मैं राहिनी के लिए इस पैनकेक वाले तवे में बना रही हूँ उत्तपम। तो राहिनी के 2 ब्रेक्स होते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक होता है जिसमें मैं 2 उत्तपम उसे दूंगी क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी इस तवे की वजह से। तो 2 उत्तपम राहिनी के लिए और मेन लंच के लिए कटलेट्स, साथ में काजू। मैंने रिसेंटली एक वीडियो में ये तवा दिखाया था, ये मीशो से लिया था। उसके बाद से मैंने सोचा कि राहिनी के टिफ़िन की कुछ चीज़ें बनाने के लिए ये तवा अच्छा रहेगा। तो पैनकेक्स बनाने के लिए या फिर इस तरह से कोई चीला उत्तपम बनाने के लिए भी ये बढ़िया रहेगा। बढ़िया से ग्रिल मार्क्स भी आ जाते हैं और सारे के सारे उत्तपम एग्जैक्ट एक ही शेप के बन जाते हैं, साइज़ के बन जाते हैं। फाइनली लास्ट वाला मैं कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए एकदम सही से वापस से ये फ्लिप हो गया, बाकी के यहाँ वहाँ हो गए थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बस, बट खैर फ्लिपिंग टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उत्तपम अच्छे से ही बन गए। कटलेट्स थोड़े ठंडे हो गए हैं और उत्तपम भी ठंडे हो गए हैं, तो मैं इन्हें अब पैक कर रही हूँ। तो राहिनी का एक बेंटो बॉक्स हुआ करता था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे जो प्लास्टिक के उसके लॉक्स हैं वो टूट गए। अंदर की स्टील की प्लेट अभी भी बढ़िया है लेकिन लॉक्स टूट गए। तो फिलहाल मैं राहिनी को ये वाला टिफ़िन दे रही हूँ। इससे जब तक काम चलेगा इसी को चलाऊंगी, जब तक कोई इशू नहीं आता है। आज राहिनी के लिए आई ने एक पूजा की है। तो हमारे गांव से बताया गया था कि आज के दिन ये पूजा करनी है स्पेशली राहिनी के लिए। तो आई ने ये बाहर टेरेस पर पूजा लगाई हुई है। अब मैं बना रही हूँ हमारे लिए नाश्ता। बहुत टाइम से ना मैंने सैंडविच नहीं बनाया था, हमने सैंडविचेस नहीं खाए थे। और जो एकदम बेसिक आलू मसाला सैंडविच होता है ना, जो कभी कभार मम्मी भी बचपन में बनाया करती थी, वो सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, वही मैं आज बना रही हूँ। आलू का मसाला बहुत ही फटाफट बन जाता है। मैं इसमें प्याज भी ऐड कर रही हूँ, पर अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो बेसिक तड़का अगर आप आलू को देते हैं तब भी उससे सैंडविच बहुत अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर मैं प्याज को स्लाइसेस में कट कर रही हूँ ताकि जो आलू का मसाला है उसमें जब वो स्लाइसेस आए तो और अच्छा एक टेक्सचर ऐड हो जाए। तो प्याज आप कैसे कट करते हैं, सब्जियाँ कैसे कट करते हैं, कई बार उसके हिसाब से भी जो खाने का एक्सपीरियंस है वो बदल जाता है। तेल में मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरा और कुटा हुआ लहसुन। कुटा हुआ लहसुन है, पानी डालकर पेस्ट नहीं बनाया है, इसलिए तेल में मैंने पहले लहसुन डाला और फिर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज फ्राई हो गया है। मिर्च का मुझे बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने मिर्च बाद में डाली है। और अब इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद जाएगा आलू। जब तक ये सब चीज़ें बन रही है मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर कर देती हूँ, जो मैंने कहा था कि पिछली बार मैं आपको बताऊँगी। तो हम लोग रहते थे फिरोज़पुर में, पंजाब में, पापा की वहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी। और उस टाइम पर जब भी कोई क्वार्टर में, आर्मी क्वार्टर में न्यू आता था तो किसी न किसी के घर में उसे खाने के लिए इन्विटेशन होता था, क्योंकि फूड जॉइंट्स एंड रेस्टोरेंट्स इतने कॉमन नहीं थे। तब ऐसा हुआ कि एक तमिलियन फैमिली को किसी नॉर्थ इंडियन फैमिली ने खाने पर इन्वाइट किया था। और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जो वो तमिलियन फैमिली थी उन्होंने किसी और को इनवाइट किया। तो जो आंटी थी उन्हें ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती थी और इसी वजह से एक बढ़िया सी मेमोरी बन गई, बढ़िया सा किस्सा बन गया। आंटी ने जिन्हें इनवाइट किया था उन्हें तमिल नहीं आती थी और आंटी को हिंदी नहीं आती थी। अब जो तमिलियन आंटी है उन्होंने किसी और नॉर्थ इंडियन के घर ये सुन लिया जहाँ वो पहले गए थे कि खाइए खाइए,
शर्माना नहीं। तो वो बात आंटी ने ध्यान में रखी थी। अब आंटी के घर जब कोई आया तो आंटी ने गलती से कुछ और कह दिया, क्योंकि आंटी को याद नहीं था और हिंदी उनकी भाषा नहीं थी। तो उन्होंने कहा, खाइए खाइए, आपको शर्म नहीं आती। तो ये ऐसा मोमेंट था जब बाकी सब लोग हंसने लगे, क्योंकि आंटी ने थोड़े से शब्दों को यहाँ वहाँ कर दिया जिससे मीनिंग टोटली बदल गया। पर ये सभी के लिए अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि सबको पता था कि आंटी को हिंदी नहीं आती है। मुझे तो ये बात याद नहीं है, ये मम्मी ने बताई थी। मैं तो काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे, पर मम्मी ने भी जब बताया तो सब लोग कैसे हंस पड़े और कितना लाइट उस टाइम पे माहौल हो गया था, ये मम्मी शेयर करती है। और आज तक मुझे भी ये याद रह गया है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपकी भी कोई मेमोरी हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं जो मैं अपनी वीडियो में बताऊँ, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस ईमेल पर आप लिख सकते हैं वो इंसिडेंट, या फिर इसी वीडियो में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल अगर आपको नहीं लिखना है आप कमेंट कर दें, वो भी चल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं आपका वाला जो इंसिडेंट है, मेमोरी है, वो शेयर करूँगी। तो बातें करते करते सैंडविच की भी यहाँ पर प्रिपरेशन हो गई है। तो मैंने अपने सैंडविच मेकर में जो वॉफल प्लेट्स थी वो बदल दी है और उनकी जगह पर सैंडविच प्लेट्स लगाई है। इन्हें मैं ग्रीस कर रही हूँ बटर से। सैंडविच मैं कभी कभार बनाती हूँ तवे के ऊपर, और मेरे पास गैस वाला जो सैंडविच मेकर है वो भी है, ये वाला भी है। तो जब जो मन हो, जैसी सिचुएशन हो, उसके हिसाब से मैं एक कोई भी तरीका यूज़ कर लेती हूँ। आज ट्रायंगल वाला खाने का मन था, इसलिए इसे यूज़ कर रही हूँ। जब तक सैंडविच बन रहा है मैं अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ इस अगारो गैलेक्सी कैप्सूल कॉफ़ी मेकर से। तो कॉफ़ी बनाना इसमें बहुत आसान है, जैसे होटल्स में कॉफ़ी बन जाती है कैप्सूल यूज़ करके, बिल्कुल वैसे ही बन जाती है। अगर आपको ग्राउंड कॉफ़ी यूज़ करना, पोटा फिल्टर यूज़ करना झंझट वाला काम लगता है, लेकिन फिर भी आपको बढ़िया कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी चाहिए, तो ये मशीन बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरी कॉफ़ी तो तैयार है, मुझे बिना मिल्क की पसंद नहीं है। कभी कभार मैं पी लेती हूँ, पर नॉर्मली मिल्क विथ अ लिटिल शुगर मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने मिल्क एंड शुगर पहले ही कप में रख लिया था, हीट कर लिया था, और उसमें गई कॉफ़ी। तो बढ़िया से मेरी कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए यहाँ पर मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। जब भी हम लोग काम में बिज़ी होते हैं, अब मुझे शूटिंग का काम होता है, अभी कुछ काम कर रहे होते हैं, तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच भी बना लेती है, डिनर भी बना लेती है। तो आज मैं बना रही हूँ, तो सबसे पहले जो सैंडविच है मैं उन्हें ही दूंगी। जब तक दूसरी बैच बन रही है मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। मैं ना कोरियन व्लॉग्स बहुत देखती हूँ, और उन व्लॉग्स में मैंने देखा है कि किचन में सिजर्स का यूज़ किया जाता है खाने को कट करने के लिए। तो ये स्पेशल हमारी किचन सिजर्स हैं, तो इसे मैं खाना कट करने के लिए, यानी सैंडविच को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड इट्स एक्चुअली वेरी ईजी। वैसे तो मैं सोकर उठने के बाद पहले बेड ठीक करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन सुबह स्कूल की जल्दबाजी होती है, फिर भूख लग जाती है, तो आजकल थोड़ा सा चेंज कर दिया है इस बात को मैंने। पहले नाश्ता हो जाता है, राहिन्ने का टिफ़िन हो जाता है, वो स्कूल निकल जाता है, उसके बाद बेड मेकिंग होती है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेड जब तक ठीक ना हो मुझे तसल्ली नहीं होती, मैं बाकी के काम फिर दिन के नहीं कर पाती हूँ। बेड एकदम अच्छे से जमा हुआ, लगा हुआ होना चाहिए, तभी मन को तसल्ली होती है। यहाँ पर मैंने फिटेड बेडशीट डाली हुई है, इसे लगाना, ठीक करना और भी कम एफर्ट्स का हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, थोड़ी बहुत ही सिलवटें आती है। अब यहाँ पर एक बास्केट है जो खाली पड़ी हुई है। मैंने अपने एक्चुअली अलमारी में कुछ चेंजेस किए हैं कंपेयर टू जो मैंने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो डाला था। तो ये एक बास्केट है, इसमें मुझे कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज करने थे। कुछ नए नए कुर्ता सेट है जो मैं पहनना चाहती हूँ, जिन्हें मैं वीडियोज़ में यूज़ करना चाहती हूँ, वो मैं इस बास्केट में अरेंज कर रही हूँ। तो वैसे तो इस बास्केट में को ऐसे मैं वर्टिकल यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन केवल अरेंज करने के लिए आसानी से मैंने इसे वर्टिकल रखा है। इसे कैसे मैं यूज़ करूँगी आपको बताऊँगी। हैंगर्स पर टांगना ये एक तरीका है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा स्पेस को यूज़ करना है तो बास्केट ज़्यादा बेटर होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं फ़िलहाल तो बास्केट्स यूज़ कर रही हूँ, हैंगर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये कुर्तियाँ फोल्ड हो गई, और ये देखिए ऐसे मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। हॉरिजॉन्टली मैंने इसे रखा है। आप क्या कर सकते हैं, हैंगर्स पर कुछ कपड़े रखें जो आपको नेक्स्ट डे या फिर वीक भर में यूज़ करने हैं, एंड बाकी के ऐसे बास्केट्स में रख सकते हैं।
ये मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र मैं आपको पहले किसी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, पर मेरा फिर मन किया कि मैं आपको दिखाऊँ, मेरी नज़र पड़ी इस पर। काफ़ी क्यूट है और इसमें सच में ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज्ड रहती है और बहुत सारी क्वांटिटी में इसमें आ जाती है। तो बड़े जो नेक पीसेस हैं उनके लिए नहीं है, ये स्पेशली ईयररिंग्स के लिए है और थोड़े बहुत ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स आप नीचे की ड्रॉर में रख सकते हैं। तो पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो बहुत कुछ इसमें ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, अभी मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं और ये अच्छे से लग भी गई है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। आज रात को मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों स्त्री 2 मूवी देखने जा रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड पहले हमारे घर आएगी और वहाँ से हम दोनों जाने वाले हैं। तो हम 2 गर्ल्स ही जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा कि क्या पहनना है वो पहले से ही निकाल कर रखूँ। तो मैं ये जीन्स एंड टॉप पहनने वाली हूँ, साथ में जैकेट। थिएटर में बहुत ठंड होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि कुछ एकदम ढका हुआ और जैकेट वगैरह पहन के जाऊँ, क्योंकि थिएटर की जो ठंड होती है ना वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होती मुझे। तो ये टी शर्ट थोड़ी सी आयरन में कर रही हूँ, ज़्यादा ही रिंकल्ड है। वैसे तो टी शर्ट्स को हर बार आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये जिस तरीके से डिलीवर हुई थी तो इसमें थोड़े से रिंकल्स आ गए थे, इसलिए मैं इसे आयरन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ, तो जल्दी ही ये वाला वीडियो भी आने वाला है आपके लिए। तो वीडियो की एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइम है लंच बनाने में, तो एडिटिंग कर रही हूँ। आज कोई और शूटिंग मैंने नहीं रखी है। व्लॉग वाले डेज़ पर मैं और शूटिंग नहीं रखती हूँ, क्योंकि शूटिंग के साथ साथ ऐसे व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है, हो नहीं पाता। व्लॉग वाला डे यानी ऑफ वाला डे कंप्लीटली ऑफ नहीं होता है, काम होते हैं लेकिन काम का टाइप बदल जाता है। आज लंच में मैं बना रही हूँ पालक का साग। हम नॉर्मली पालक पनीर बनाते हैं, कॉर्न पालक बनाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। मैं मशरूम यूज़ कर रही हूँ। तो मशरूम काफ़ी हेल्दी होते हैं, रेगुलरली खाने चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डाइट में ये ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो सबसे पहले मैं पालक को ब्लांच कर रही हूँ। और एक और चीज़ है जो मैंने मॉर्निंग में नाश्ते में हमारे सैंडविच में यूज़ की थी, वही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर भी मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, और इसकी रेसिपी के बारे में भी बात करेंगे। तो मशरूम को पहले मैंने वॉश कर लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर रही हूँ। अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप मशरूम को कट कर सकते हैं। बड़ा कट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसी आपकी पसंद हो। लेकिन मशरूम अगर आप खाते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। मशरूम भी हेल्दी होता है, स्पिनच हेल्दी होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और भी बढ़िया, और टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है इस रेसिपी का। फिर भी अगर आप मशरूम यूज़ ना करना चाहें तो इस रेसिपी में पनीर तो कर ही सकते हैं, या फिर आप इसी रेसिपी में थोड़ी सी स्टीम करके कॉलीफ्लावर, मटर, कैरेट ऐसी जो सब्जियां हैं वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर पानी उबल गया है, मैं इसे 2 मिनट के लिए पालक को यहाँ पर ब्लांच कर रही हूँ। वैसे भी पालक का एकदम ग्रीन कलर साग में रहने नहीं वाला है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। जो पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम रेड कलर का है, उससे कलर चेंज होने ही वाला है, लेकिन पालक का कच्चापन भी इससे दूर हो जाता है। तो पालक यहाँ पर ब्लांच हो गया है। इसे आप ठंडे पानी के बोल में डाल सकते हैं, या फिर इसे मेरी तरह चलनी से निकाल के थोड़ा सा ठंडा पानी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि जो फर्दर कुकिंग है पालक की वो स्टॉप हो जाए। तो पालक को थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे और फिर पीसेंगे। तब तक मैं कट कर रही हूँ टमाटर। तो टमाटर भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। टमाटर आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पालक में ऐड किया जाता है बहुत सारी वेजिटेबल्स में, अलग अलग प्रकार में, पर फिर भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। टमाटर को मैं बारीक चॉप कर रही हूँ ताकि फिर वो जल्दी से अच्छे से गल जाए। अब पालक का पेस्ट बना लेते हैं। तो पालक का पेस्ट बनाते समय मैं और भी कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है रिचार्डो मसाला जो मैंने टेरेस किचन पर बनाया था। तड़का मैं लगा रही हूँ घी में। तो ये वाला होममेड घी नहीं है, ये रेडीमेड है, गाय वाला घी है। इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा
और फिर हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। टमाटर को हल्का सा नमक डालकर ढककर हम गला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे रिस्टाडो पेस्ट। टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इस पर डाला है। ढककर रखेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और घी की वजह से बहुत बढ़िया खुशबू इसमें आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रिस्टाडो पेस्ट। रिस्टाडो पेस्ट बनता है थोड़े से प्याज, साबुत सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा अदरक, लहसुन, लौंग और काली मिर्च और कुछ कुछ चीज़ें हैं। सिनेमन भी इसमें होता है। एकदम से फटाफट मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही है, पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसकी रेसिपी है, ये मैंने द टेरेस किचन पर डाली हुई है। इस पेस्ट को बना के आप आराम से 1 हफ्ते यूज़ कर सकते हैं। इसमें इमली भी है, थोड़ा सा सिरका भी है, थोड़ी सी हल्की सी चीनी है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो मशरूम अगर आप ऐसे ही रिस्टाडो पेस्ट में बनाएंगे तब भी कमाल के लगेंगे। मशरूम ऑलरेडी बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं और साथ साथ में मैं सफाई भी करती रहती हूँ, इसीलिए जो हमारी ये बैक स्प्लैश वाली टाइल्स हैं ये हमेशा क्लीन आपको दिखेगी। ग्रीसी बिल्कुल भी ये इतने सालों में नहीं हुई है। मशरूम को अच्छे से पकने देंगे। जब मशरूम पक जाएंगे उसके बाद ही हमें पालक ऐड करना है, क्योंकि पालक को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जब तक मशरूम पूरी तरह से पक रहे हैं मैं आटे को एक बार फिर से गूंद देती हूँ। मैंने इसे पहले ही गूंद कर रखा था रेस्ट करने के लिए। ऑलरेडी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं मशरूम कभी अगली बार ऐसे ही बनाना, सिर्फ रिस्टाडो पेस्ट में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक का ये प्यूरे। तो रिस्टाडो पेस्ट हमने यूज़ किया है, मशरूम यूज़ किया है, पालक को ब्लांच करके उसका पेस्ट यूज़ किया है, थोड़ा सा नमक जाएगा टेस्ट के लिए। कोई भी और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्टाडो पेस्ट में सब कुछ है। लाल मिर्च की भी अलग से ज़रूरत नहीं है, हरी मिर्च की भी नहीं है। तो इसे मिक्स करेंगे और बस 2 मिनट धीमी आंच पर सिमर करेंगे। इसमें मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ जो कि है चीज़ क्यूब। ये ऑप्शनल है, पर एक चीज़ क्यूब आप कभी ट्राई करके देखें। बिल्कुल वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट आ जाएगा और बहुत पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ डाला हुआ है। तो बढ़िया सी हमारी ये सब्ज़ी रेडी हो गई है। चीज़ इसमें फटाफट मेल्ट हो जाएगा। तो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और बस ये सब्ज़ी तैयार है। गर्मा गर्म अब मैं इसके साथ रोटियां बना रही हूँ और रोटियों के साथ साथ इसमें मैं एक सैलड भी सर्व करूँगी। सैलड बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा दही, इतना ही बचा हुआ है, लेकिन इतना भी इनफ है। मैं बना रही हूँ क्यूकम्बर और बीटरूट का सैलड। तो ये जो हमारा खीरा है, बीटरूट है, इसे नॉर्मल कट या ग्रेट करने की बजाय मेरे पास एक अलग ग्रेटर है। मैं सोच रही हूँ कि आज वो यूज़ करूँ। तो खीरा अच्छे से पहले ही धो लिया है, इसे मैं छील रही हूँ और इसके बाद बीटरूट को भी मैं छीलूँगी। बीटरूट जब भी मैं छीलती हूँ या चॉप करती हूँ तो स्टेनलेस स्टील का जो चॉपिंग बोर्ड है वो ले लेती हूँ, क्योंकि बीटरूट का कलर बहुत तेज़ आ जाता है। और ये वाला जो ग्रेटर है ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। इससे जो ग्रेटिंग होती है वो नॉर्मल ग्रेटर से अलग होती है। तो थ्रू आउट ना रेक्टेंगुलर या फिर कह लीजिए जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर साइड से अगर आप देखेंगे तो वैसे ये ग्रेट हो जाता है और टेक्सचर भी अच्छा क्रंची रहता है सैलड का। तो अब इस सैलड में जाएगा ये जितना भी 2 चम्मच दही है ये, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसमें मैं काला नमक और नमक वगैरह डालूंगी। चाट मसाला मैं अभी ऐड कर रही हूँ, लेकिन बाकी जो नमक है वो सर्विंग से जस्ट पहले मैं ऐड करूँगी ताकि पानी ना छूट जाए सैलड का ज़्यादा। तो बढ़िया सा हमारा बीटरूट क्यूकम्बर सैलड तैयार है। अब मैं रोटियाँ तैयार कर लेती हूँ। मैं बना रही हूँ फुलके यहाँ पर घी लगाकर। फुलके बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 ही बड़े लोग हैं। राहिने के लिए फ्रेश बनेंगे जब वो स्कूल से आएगा। कभी कभार मैं ऐसे गैस पर रोटी फुला लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी तवे पर भी फुला लेती हूँ, जैसा जब मन हो। और ये रोटियाँ गर्मा गर्म तैयार हो गई है। सबने डिसाइड किया नॉर्मली हम साथ में ही खाते हैं। एक एक फुलका परोसने वाला जो काम होता है वो हमारे घर में बहुत कम होता है। वी प्रेफर कि हम एक साथ बैठें। तो अब यहाँ पर मैं खाना परोस रही हूँ, तीनों के लिए परोसूंगी और हम तीनों फिर खाना खाएंगे। थोड़ा सा घी मैं और ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और ये बढ़िया सा सैलड और साथ में फुलके।
लंच के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं रैप अप कर रही हूँ, थोड़ी सी और क्लीनिंग। और जो बर्तन है वो हमारे ड्राई टेरेस पर यानी यूटिलिटी एरिया में धुलते हैं। हमारी जो मेड मौसी है वो उन्हें वहाँ पर ही धोती है। तो सारे जो बर्तन हैं एक्सेप्ट सिरेमिक और कांच हम उनके लिए रखते हैं, वो धो लेती हैं। लेकिन सिरेमिक के और कांच के बर्तन यहाँ मेन किचन में ही हम ही वॉश करते हैं। हम से मेरा मतलब है कभी मैं, कभी मेरी मदर इन लॉ और कभी कभार अभिजीत भी करते हैं। वैसे तो हॉब ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। अब मैं हैंड वॉश कर रही हूँ, हो गई है सारी चीज़ें। इसके बाद मैं फिर थोड़ी सी एडिटिंग करने बैठूंगी, क्योंकि अभी डिनर में टाइम है, एक लंबा बीच में गैप मिलेगा। थोड़ी देर में राहिन ने आ जाएगा, उससे बातें करेंगे। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुछ चीज़ें जो मेरे अपकमिंग शूट की है। तो हमारे घर में पार्सल्स बहुत आते हैं, क्योंकि आपको तो पता है मैं हॉल वीडियोस करती हूँ, फिर स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं। अभी जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं पेड प्रमोशन वाले होते हैं, कभी इनके बारे में भी मैं बात करूँगी। तो आप इन्हें नेगेटिव सेंस में ना लें, ये भी एक ज़रूरत होती है। और बहुत बार मुझसे खुद व्यूअर्स पूछते हैं कि आप ये चीज़ कहाँ से खरीदते हैं, आपने ये कैसे खरीदा, कहाँ से लिया। तो उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाना मतलब चीज़ों को फोर्स करना ऐसा नहीं होता है। कुछ ऑप्शंस हैं जो दिखाए जाते हैं और एट दी एंड डिसीजन तो सामने वाले पर ही होता है कि सेम चीज़ खरीदी जाए या ना खरीदी जाए। तो मुझे इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद, इतने पार्सल्स खोलने के बाद भी एवरी टाइम जब कोई नया पार्सल आता है मेरा एक्साइटमेंट लेवल उतना ही होता है। और आपको तो पता है कि किचन के बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाए तो मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ वो शेयर कर लेती हूँ। या आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रियंका इतने सारे बर्तन कैसे यूज़ करती हो। तो ये था आज का रूटीन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।